हाँ, इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि वो कौन कौन सी ऐसी चीजें जिसकी वजह से डिजिटल मार्केटिंग इतना ट्रेंडिंग है और ये इस्तेमाल हो रहा है। इसका सिंपल एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट मैंने आपको क्लास के लिए नोटिफिकेशन भेजा। मान लीजिए कि मेरी क्लास 10:30 है या 11:30 है या 12:30 है या जो भी जिस भी टाइम है, और मैं चाह रहा हूं कि इसको चेंज करूं, 10 मिनट बाद क्लास हो या 20 मिनट बाद हो। तो अगर ये डिजिटल मीडियम में नहीं होता तो आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग की खासियत है कि अगर एक बार आप ऑडियंस को अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं, जिसमें भी योर टीवी मीडियम, जिसमें भी योर एनीथिंग, चाहे आप फेसबुक पेज अपना रन कर रहे हो, रील्स बनाए हो, मतलब इंस्टा पे अपना पेजेस बनाए हो, ऐसा कुछ किए हो, तो वहां पे क्या है कि एक बार ही आपको ऑडियंस को कनेक्ट करना होता है और तब ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। तो इसमें क्या है कि दो तीन चीजें। पहला, मान लीजिए कि हमने कुछ बनाया, एक पेपर फॉर्मेट में एडवर्टाइजमेंट है या कोई पास है, हमने बनाया कि एक फंक्शन हो रहा है आपके ऑडिटोरियम में और उसके लिए पूरे कॉलेज को हमें इनवाइट करना है। तो हम अगर पास बना करके और चाहे कि सबको बाय हैंड दे दें, तो उसमें क्या करना होगा, हमें इतने ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत होगी, इतना मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी कि उनको 1-to-1 जा करके और तब सेंड उनको हैंड ओवर करना होगा। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ डिजिटल क्या है, आप जस्ट सबकी मेल आईडी ऑलरेडी आपके पास है और जस्ट उनको एक फॉर्मेट बना के भेज दोगे कि ये आपका पास है, डिजिटल पास, और इसको आप ले करके और एंट्री कर सकते हो। दूसरी चीज, मान लीजिए कि सबके लिए अगर पर्सनलाइज कार्ड या पर्सनलाइज पास बनाना हो, तो इन दैट केस आपका क्या होगा, आप सबका नाम लिखोगे फिर उसको कार्ड पार्टिकुलरली भेजोगे। लेकिन अगर आप यही चाहते हो कि एक ऐसा सेटअप डिजाइन करें कि जिसमें हम पास तो डिजाइन कर दें और सबके लिए, हर पर्सन के लिए अलग क्यूआर कोड या अलग नाम और डिटेल के साथ में आपका आ जाए। क्लास ऑनलाइन इन्विटेशन नहीं आया अजय, इन्विटेशन नहीं आया, वेट कर रहे हो। अभी पढ़ा के फिर मिलता हूँ जी। सॉरी इंटरप्शन के लिए यार, मैम आ गई राखी में। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, तो उसमें क्या है कि आप हर किसी पर्सन के लिए पर्सनलाइज्ड कार्ड डिजाइन कर सकते हो। जैसे वो अपना नाम डाले और डिटेल डाले तो उसके लिए एक अलग कार्ड डिजाइन हो सकता है। ठीक है, चाहो तो आप इवेंट का शेड्यूल चेंज कर सकते हो, जो भी करना है उसकी इंफॉर्मेशन इंस्टेंट आपको मिल जाएगी। बट इन केस ऑफ ट्रेडिशनल मेथड, पेपर पेन मेथड या पेपर प्रिंट मेथड में क्या होता है कि आपको इवेंट बहुत पहले प्लान करके प्रॉपर वे में उसको पहले सेंड करना होगा, फिर वहां से आप प्रिंट डिजाइन बनेगा, डिजाइन के बाद उसको पास करोगे, फिर वो प्रिंट में जाएगा, प्रिंट में पूरी मशीनरी से प्रिंट होकर के तब आपके पास आता है। तो ये एक पहला जो अच्छी बात है वो है। दूसरी बात, यहाँ कॉस्टिंग कम है। कॉस्टिंग इसलिए भी कम हो गई क्योंकि हर किसी के पास, अगर आप टोटल सम में देखोगे तो बहुत कॉस्टली है डिजिटल सिस्टम, लेकिन क्योंकि हर पर्सन के पास अपना मोबाइल है, ऑलरेडी वो पे कर चुका है, तो जब पे कर चुका है तो सर्विस देने में क्या है, हमें कम से कम कॉस्ट पे करना है। ठीक है, तो उस तरीके से देखें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है वो कम कॉस्ट में है। मान लीजिए कि 10,000 लोगों को भेजना है इनविटेशन, तो आप 20,000 खर्च करके और भेज सकते हो। लेकिन अगर आप हर किसी को फोन तो दे नहीं सकते, तो उस तरीके से सोचोगे तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग ठीक है। लेकिन अगर चेंज हुआ या कुछ ऐसे, तो उस केस में डिजिटल मार्केटिंग को हम ट्रेडिशनल के ऊपर प्रेफर करेंगे क्योंकि ये इजी टू अप्रोच है। ठीक है, आज की डेट में क्यों ट्रेडिशनल मार्केटिंग ऑब्सोलेट होते जा रहा है और ये डिजिटल मार्केटिंग आगे बढ़ रहा है, तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आज की डेट में कंज्यूमर जो है वो ज्यादा टाइम अपना स्पेंड कर रहा है मोबाइल पे। ठीक है, तो जब मोबाइल पे या डिजिटल डिवाइसेस पे अपना टाइम स्पेंड कर रहा है तो वहां से उनको कैच करना आसान है और
उनसे कम्युनिकेट करना आसान है। और जहां भी कम्युनिकेशन का मीडियम सॉलिड हो जाता है, एट दैट प्लेस वी कैन प्रोवाइड द मार्केटिंग कैंपेन टू मोर पर्सन, है ना। सिंपल कोविड की ही बात कर लें तो कोविड के बाद से तो सब कुछ ही लगभग चेंज हो गया। इवन कि कोविड से पहले ऑनलाइन क्लासेस और बाकी चीजों के बारे में हम लोग इतना नहीं सोच सकते थे। इवन कि अगर यहाँ भी बात करें, ऐसा नहीं थे कि रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, रिसोर्सेज अवेलेबल था। कोविड के पहले भी आपके पास वही फोन या उसी टाइप के फोन अवेलेबल थे जिसमें सब कुछ हो सकता था, बट इसके जो स्कोप्स हैं वो हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया था। इसके स्कोप्स को लिमिटेड रखा था कि फोन को हम सिर्फ कॉल या वीडियो देखने तक के लिए लिमिट कर रखे थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि उसके पहले क्विजेज और उसके पहले क्लासेज ऑनलाइन नहीं होती थी, लेकिन इस लेवल पे या इतना ज्यादा नहीं यूज हो रहा था, है ना। और आप चाहे फाइनल ईयर में है, आज की डेट में अगर हम ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे होते या ऐसा नहीं था, तो फाइनल ईयर में क्लास में चाहे 10 ही बच्चे बैठे, 5 ही बच्चे बैठे, वहीं पे उनको बैठाया ही जाता, है ना, फोन रहने के बावजूद। तो हमने एक्सप्लोर किया हुआ है और आज की डेट में ज्यादा से ज्यादा अमाउंट टाइम जो है, ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं ऑनलाइन, तो इसलिए ऑनलाइन कैच करना ज्यादा इजी है। ठीक है, अगर आप एज ए कस्टमर सोचे तो भी और एज ए बिजनेस एंटिटी सोचें तो भी। एक और बात है यहाँ कि अगर जो भी ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं ना, तो इसको 2 तरीके से पढ़ना है। पहला ये थिंकिंग रखनी है कि आप एक बिजनेस एंटिटी हैं, ठीक है, बिजनेस एंटिटी हैं। तो बिजनेस एंटिटी है तो आपको उस तरीके से सोचना है कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हो अपने कंज्यूमर को रीच करने के लिए। और फिर एक और सोचना है कि वो आप क्या हैं एज ए कंज्यूमर या एक कस्टमर है। तो इस तरीके से कि आपके सेंटिमेंट्स को कैसे कंपनियां इस्तेमाल करती हैं, ये दोनों अप्रोच रखोगे तो आप इस सब्जेक्ट को इन डेप्थ देख भी सकते हो और ये पर्सनल लाइफ में भी इसको यूज कर सकते हो। अब जब ज्यादा अमाउंट ऑफ टाइम है तो यहां से क्या क्या होता है, सेंटिमेंट्स आपके जो है, सेंटिमेंट्स या आपका सर्च जो है वहां से देखा जाता है। ठीक है, तो जो लोग समझते होंगे इस चीज को, 2 तरीके से चलता है, एक डार्क वेब चलता है और एक फ्रंट जो अपना जनरल वेब्स है। इसमें क्या है, जनरल वेब में आप जो करते हो हर चीज अवेलेबल है कंज्यूमर के सामने, सॉरी बिजनेस के सामने। लेकिन जब डार्क वेब पे जाते हो तो वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हिडन होती हैं और जिसको ट्रैक नहीं किया जा सकता। ठीक है, दूसरी बात, यूजर फ्रेंडली सारा सिस्टम बन गया, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टाइम अगर आप दे रहे हो कहीं भी किसी सिस्टम पे, तो ऑलरेडी जो बिजनेस है वो इस पे काम करता है कि आपको और ज्यादा कैसे इंगेज रखें। एक और चीज, जब ज्यादा टाइम कोई भी स्पेंड करता है तो वहां पे अपने आप सेल होता है। जैसे सिंपल इसको ट्रेडिशनल मार्केटिंग में देखें तो आप कहीं भी किसी मॉल में जाइए तो मॉल में एक एंट्री गेट होता है और फिर कुछ दूर जा करके, या सपोज एट फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा तो फिर ऐसा मेथड बताया जाएगा कि आपको सारा पूरा मॉल घुमा करके और फिर एग्जिट पॉइंट पे ले जाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आपका जो माइंडसेट है वो कुछ चीजें देख करके और अपने आप ही उसके नीड क्रिएट कर लेता है कि हाँ हाँ इसकी तो जरूरत मेरे को है, और आप परचेज कर लेते हो। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है इसमें डिजिटल मार्केटिंग में भी, कि कोई भी जो वेबसाइट है, इवन ई कॉम की बात कर लूं या वेबसाइट की बात कर लूं, तो वहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा इंगेज करने की कोशिश की जाती है। कि अगर आप फ्लिपकार्ट पे मान लीजिए कि आधे घंटे से 1 घंटा देते हैं, तो जरूर ही आपके माइंड में एक चीज ऐसा हो जाएगा कि यार ये प्रोडक्ट जो है इसको परचेज करना है। पैसा होगा तो आप इंस्टेंट कर लोगे, नहीं तो फिर वो आपके माइंड में चलते रहेगा और फिर आप उसके रिलेटेड सर्च करते रहोगे। फिर जब रिलेटेड सर्च करते रहोगे तो कंपनी के पास आपकी रिपोर्ट जाएगी कि ये जो पर्सन है ये ज्यादा से ज्यादा सर्च कर रहा है कोई पार्टिकुलर प्रोडक्ट। तो आप क्या करते हो, पार्टिकुलर जब प्रोडक्ट सर्च करोगे तो वहां से कंपनी आपको अब उसी से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट दिखाने लगेगी। ठीक है,
और सिर्फ वही कंपनी नहीं दिखाएगी, बाकी जो कंपटीटर हैं उनके लिए भी आपका डेटा अवेलेबल हो जाएगा। और फिर वो कंपनियां भी आपको वो प्रोडक्ट रिलेटेड चीजें, प्रोडक्ट दिखाती रहेंगी, एडवर्टाइजमेंट दिखाती रहेंगी, उसी से रिलेटेड वीडियो आपको शो होने लगता है। और लास्ट में ये स्थिति हो जाती है कि आप वो प्रोडक्ट परचेज कर ही लेते हो। ठीक है, इसमें कई सारे मेथड्स होते हैं, जैसे एकदम फिल्टर टाइप से चलता है कि कंज्यूमर एक एनवायरनमेंट, एक फनल है, फनल क्रिएट किया जाता है। डिजिटल मार्केटिंग में फनल का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, कैसे होता है? बिल्कुल जैसे फनल हमारा काम करता है इसी तरीके से कि एंटर किया कंज्यूमर, कंज्यूमर जनरल एनवायरनमेंट इधर उधर कहीं घूम रहा है, लेकिन अब ये एंटर किया आपके सेल पिच की तरफ, तो आप पहला जो कंटेंट रखते हो वो इंगेज करते हो। दूसरा क्या है, और अंदर आते जाते हो, और कंज्यूमर जब यहां पहुंचता है तब उसकी रियल परचेजिंग शुरू होती है। यहां तक वो उसको इंगेज किया जाता है, इंगेज करने के बाद उसको रीमार्केटिंग और सारी चीजें की जाती रहती हैं, और यहां आके जब फनल में एंटर करता है तो यहां वो परचेज कर लेता है। यहां तक अगर कस्टमर है इस फनल में तो इसके ज्यादा चांसेस हैं कि वो बाहर निकल जाए, लेकिन जब कंज्यूमर इस लेवल पे पहुंच जाता है फनल के, तो वहां पे ये परचेज करेगा ही करेगा, ऐसा माना जाता है। और अगर यहां भी परचेज नहीं कर रहा कंज्यूमर कस्टमर, तो फिर इसको रीटारगेटिंग टेलीफोन से या कैसे भी कम्युनिकेट किया जाता है, ऑफर दिए जाते हैं और ऑफर के थ्रू उससे परचेज कराया जाता है। फनल कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस एक बार फिर से करेंगे। इसके बाद हेडिंग देख रहे होंगे आप कि इट इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन अदर मेथड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि अगर आप पेपर कोई प्रिंट करा के कार्ड किसी को इनवाइट करना चाहते हैं तो वो जनरल सी बात है, टाइम टेकिंग तो है ही, पैसे भी उसमें ज्यादा लगने हैं। लेकिन आप मान लीजिए कोई भी इवेंट, बर्थडे कर रहे हो अपना या कोई भी फंक्शन कर रहे हो, इवन की नया कोई बिजनेस एंटिटी ही ओपन किया और आप चाहते हो कि लोगों को बुलाना, तो जस्ट आपको किसी न किसी ऐप पे जाना है, दैट में भी योर कैनवा और कोई और ट्रेडिशनल जो ऑलरेडी बना है उसी पे जा करके और सिंपल डिजाइन करोगे और भेज दोगे। ठीक है, तो एक चीज और है कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, कुछ टूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल हैं। मींस कि यहाँ पे आपका स्कोप क्या है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है डिजिटल मार्केटिंग के साथ कि अगर आप पे करना चाहते हैं उस केस में आप पेमेंट भी कर देते हैं, और अगर पे नहीं भी करना चाहते हैं तो उस केस में आप जो फ्री रिसोर्सेज हैं उससे काम चला सकते हैं। ठीक है, जो जितना एक्सपर्ट है वो उस लेवल के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। देन इट इज मोर इफेक्टिव इन रीचिंग द कंज्यूमर। डेफिनेट सी बात है कि जो बहुत ही आसानी से आप कंज्यूमर तक पहुंच सकते हो। सिंपल, जैसे मान लीजिए किसी को एडवर्टाइजमेंट, अगर आप न्यूज़पेपर में कोई ऐड डालते हैं तो न्यूज़पेपर, एक तो आज की डेट में लोग खरीद भी कम रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी बात, अगर न्यूज़पेपर में कोई ऐड डलता है तो वो जाता है और जैसे ही घर के दरवाजे पे पहुंचता है न्यूज़पेपर, न्यूज फेंका जाता है पेपर, और यहाँ से उठाने से पहले ही लोग उसको झाड़ वाड़ के और उसमें से जो पंपलेट है आपका नीचे गिरा देते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो, दूसरी बात, इतना एडवर्टाइजमेंट छपता है एक ही न्यूज़पेपर में कि वो कंज्यूमर को जो दिखाने की कोशिश रहती है वो नहीं देख पाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको ऑर्नामेंट्स का एडवर्टाइजमेंट दिखाना है, तनिष्क वनिष्क जो लेके खूब बढ़िया से छापते हैं, तो जैसे दिवाली का टाइम है तो सभी लोगों ने दिवाली का ही एडवर्टाइजमेंट दे दिया टाइम्स ऑफ इंडिया किसी और न्यूज़पेपर में, तो इतनी बम्बार्डिंग हो जाती है एडवर्टाइजमेंट की कि उसमें से कंज्यूमर का जो माइंडसेट है वो रीड करना रह जाता है और परचेज उस लेवल पे नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, लेकिन इसमें डिजिटल मार्केटिंग में क्या है कि कंज्यूमर का माइंडसेट रीड किया जाता है ऑलरेडी। ठीक है, डेटा एक एक उसकी एक्टिविटी को ट्रैक करके और वहीं से उसके माइंडसेट के अकॉर्डिंग उसको टारगेट किया जाता है और उसके लिए पार्टिकुलर जो उसको सूट करता है वही एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो जब पर्सनलाइज एडवर्टाइजमेंट रहेगा तो डेफिनेट सी बात है कि कंज्यूमर वैल्यूड फील करेगा कि हाँ, मुझे ये कंपनी जो है वो वैल्यू दे रही है, और तब उसको
वो परचेज करेगा। जैसे सिंपली ब्लैकबेरी या बाकी जो कंपनियां या इवन कोई भी आप जिस भी कंपनी को फॉलो करते हैं, तो देखते होंगे कि आपका जो बर्थडे है या किसी की एनिवर्सरी है तो वो उस पे पर्सनलाइज्ड मैसेज भेजते हैं डिजिटल में, या डिजिटल कार्ड उन्होंने आपके मेल पे भेज देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या है कि आपको लगता है कि नहीं फलाना तो भाई जो कंपनी है ये मुझको वैल्यू दे रही है, तो जब वैल्यू दे रही है तो आप उससे कनेक्टेड फील करते हो और फिर नेक्स्ट टाइम उसी से जाके और परचेज करते हो। तो ये सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ही अच्छे से रखी जाती हैं, और इसीलिए आईटी फील्ड के जो लोग डेटा पे काम करते हैं वो ये सारा कुछ प्रेडिक्शन हो गया या फिर फनल है ये क्रिएट करने के लिए रखे जाते हैं, डेटा कलेक्शन के लिए रखे जाते हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस होता है, ये सारी चीजें वहां पे की जाती हैं। ठीक है, दूसरी बात 80% इंटरेक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, वो ह्यूमन फ्री रहते हैं, मतलब उसमें इंसान इन्वॉल्व नहीं रहता है। कैसे नहीं रहता है इसको समझना है। कुछ जनरली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, एफएक्यू क्रिएट किए जाते हैं या चैटबॉट वगैरह क्रिएट किए जाते हैं, है ना। आज की डेट में चैट जीपीटी भी आ गया, इसका भी ट्रेंडिंग चल रहा है ना कुछ दिनों से, तो उसके कॉन्सेप्ट को तो आज आप टेक्निकल ज्यादा समझ रहे होगे, लेकिन सिंपल कुछ दिनों की बात करूं 8 से 10 साल के बीच बीच में, या अभी इधर 5-7 साल अगर हम पर्टिकुलर होके देखें तो चैटबॉट का कॉन्सेप्ट आया कि अब आप सिंपल कुछ भी पूछना चाहते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका जो है वो बॉट दे देता है उसका जवाब, क्योंकि उसमें ऑलरेडी फील्ड किया जाता है, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर वो खुद प्रिपेयर कर लेता है एआई के बेस पे। जैसे मान लीजिए कि ये प्रोडक्ट मेरे को कब डिलीवर होगा, सपोज दैट कोई पार्टिकुलर एक प्रोडक्ट है, अब इतने कस्टमर हैं फ्लिपकार्ट के कि हर आदमी पूछ रहा है मेरा ये जो प्रोडक्ट है ये कब डिलीवर होगा। तो अब इतने लोग तो है नहीं फ्लिपकार्ट के पास, और अगर इतने लोग लगा करके और हर एक पर्सन का पर्सनलाइज जवाब देने लगता तो क्या होगा, फिर उसको ह्यूमन रिसोर्स इतना रखना पड़ेगा कि वो कंपनी प्रोडक्ट से ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स पे काम करेगी और एक तरीके से बैंकरप्ट होने के चांसेस हैं। लेकिन ऑलरेडी उन्होंने एक सॉफ्टवेयर सिस्टम, वेब सिस्टम बना दिया जिसमें आप अपने क्वेश्चन रखते हो, अपना ऑर्डर रखते हो, और खुद प्रीवियस जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं उसके बेस पे वो जवाब दे देता है कि आपका प्रोडक्ट आज यहाँ पे है तो उम्मीद है कि कल आप तक पहुंच जाएगा। फिर उसमें जब बहुत ज्यादा पार्टिकुलर होते हो तो वो फिल्टर कर लेता है कि कम से कम ह्यूमन इंटरेक्शन रह जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। तो 80% जो है, इसी वजह से क्या है कि आईटी बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कम पर्सन की जरूरत है। मान लीजिए कि आप अकेले ही हैं और 1-2 लोग रख लिए तो आप अपनी कोई भी फर्म, कोई भी ई कॉम कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कॉमर्स ई कॉम कंपनियां सिंपल कैसे काम की, एक वेबसाइट बना लिया, सपोज आप कोई भी XYZ या कोई घर पे ही कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं कि आप उसको देखना चाहते हैं कि ट्रायल लेना, तो आप क्या कर सकते हो, 100 प्रोडक्ट आपने बना लिया, 100 प्रोडक्ट को आप क्या करते हो एक वेबसाइट बना के उस पर एनलिस्ट किया। एनलिस्ट करने के बाद आप एक कंपनी से, जो डिलीवरी कंपनियां होती हैं, ठीक है, उससे पार्टिकुलरली आप टाई अप कर लेते हो। तो सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कंपनी के साइज को नहीं देखती हैं कि इसमें 5000 लोग जुड़े हैं या 500 लोग जुड़े हैं। इवन कि आप अगर इंडिविजुअल हो तो भी आपके लिए वो डिलीवरी कर सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, और आप वहां से डिलीवरी पार्टनर जोड़ लो। फिर दूसरा, आप पेमेंट गेटवे आप अपना बना लो, ठीक है, या ऑलरेडी जो बना हुआ है उनको यूज कर लो। तो बेसिक कॉस्टिंग के साथ में मान लीजिए आपका प्रोडक्ट है 100 रुपए का, ठीक है, इसमें आप अपना 20 रुपए का प्रॉफिट जोड़ते हैं, 10 या 20 रुपया पार्टिकुलरली अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ योर प्रोडक्ट एक कंपनी लेती है जिससे आप टाई अप करते हो डिलीवरी के लिए। 10 रुपया आप क्या करते हो, इसी में जोड़ते हो, या कोई भी कमीशन वमीशन के साथ में, पेपाल और ये सारी चीजें जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनके साथ, इंस्टा मोजो या बाकी चीजों के साथ, तो आप एक टोटल
कॉस्टिंग आपकी प्रिपेयर हो जाती है और तब आप स्मूथली एडवर्टाइजमेंट चलाते हो सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट चला करके और सेल कर दे, कोई पर्सन ऑर्डर देता है, ऑर्डर करने के बाद आपको पेमेंट कर देता है और यहाँ से आप कर लेते हो। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी वगैरह कैसे होता है इसको मैं बाद में बता दूंगा कि कैसे उसके लिए काम किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें करके और एक ही पर्सन सारा ये काम कर रहा है। इसमें कुछ एफएक्यू डाल दिया तो एफएक्यू डाल दिया, और एक चैटबॉट अगर थोड़ा और एक्सपर्ट है या एक दो फ्रेंड आपने जोड़ लिया इसको मैनेज करने के लिए, ठीक है, तो ये सारा कुछ कर लो, है ना। उसमें वेब सर्विसेज बहुत सारे अवेलेबल हैं इस पे, होस्टिंग वगैरह, तो सारा कुछ इतना स्मूथ है कि आज की डेट में एक नए पर्सन की भी एंट्री बहुत आसान हो गई है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। अदरवाइज आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाना हो, मान लीजिए यहाँ कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं और उसको सेल करना हो किसी पार्टिकुलर जगह में या दूसरी कंट्री में, तो पहले इतने कस्टम क्लियर आपको कराने पड़ेंगे कि आप बिजनेस से पहले ही फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो आसान हो गया है आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी या नॉन यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। कुछ लोग चाहिए, 2-4 लोग, और सारा काम आपका स्मूथली हो जाएगा। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो सबसे कम है ना। अगर आप कॉस्ट देखें तो 1000 लोगों के पास पहुंचना हो अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से, और 1000 लोगों के पास पहुंचना हो आपको डिजिटल मेथड से, तो ये डिजिटल मेथड ज्यादा सस्ता पड़ेगा एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, इसके बाद कैसे पड़ेगा, तो ये सारी चीजें स्ट्रेटजी डिजाइन, वेबसाइट में भी आप सारा कुछ ऐसा सेटअप कर सकते हो कि अपने आप को ट्रैक करके और एसईओ उसका इतना स्ट्रॉन्ग कर दो कि उसी पर्सन को दिखाए जिसका सेंटिमेंट्स है, जिसका माइंडसेट आपके प्रोडक्ट से मैच करता हो। कितना स्ट्रॉन्ग आप इस पे काम करते हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे, आपने वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन पे, उस पे डिपेंड करता है। कंटेंट कितना पावरफुल क्रिएट करते हो इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी कैंपेन वगैरह चलाना तो अलग कॉन्सेप्ट है। कैंपेन में ये है कि अगर आप पेड कैंपेन चलाते हो तो ज्यादा आसान रहता है, और अगर पेड कैंपेन नहीं चलाते हो तो फिर वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग लेता है। 42% रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अभी थोड़ा सा कम हुआ है। ये अगर मैं बात करूं पार्टिकुलरली तो ये थोड़े दिनों पहले की बात है, आई मीन टू से कि कोविड वगैरह के टाइम पे, लेकिन आज की डेट में थोड़ा कम। बट ईमेल मार्केटिंग भी बहुत ही पावरफुल है। क्यों? क्योंकि इसमें आप पार्टिकुलर हर पर्सन को टारगेट कर सकते हो। लेकिन सबसे जो इसका ड्रॉबैक ये है कि बम्बार्डिंग इतना ज्यादा हो जाता है कि आप एक बार एडवर्टाइजमेंट करते 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 अगर आप फ्रस्ट्रेट हो गया कोई कस्टमर कंज्यूमर तो अनसब्सक्राइब कर देगा। तो जब अनसब्सक्राइब कर देगा तो लीगली आप दोबारा उसको एडवर्टाइजमेंट इतने आसानी से नहीं भेज पाओगे। कहीं ना कहीं उससे कंसेंट लेना पड़ेगा कि वो आपको एडवर्टाइजमेंट भेजे। ठीक है, अगर कंसेंट नहीं लिया तो फिर आपका सारा जितना भी एडवर्टाइजमेंट है वो उसके जंक में चला जाना है। ठीक है, तो अगर आप जंक में नहीं भेजना चाहते हो, पार्टिकुलरली उसके इनबॉक्स तक रीच करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं कंसेंट लेना पड़ता है। और आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे वेबसाइट पे जब आप विजिट करते हो तो जो वहीं पे वो आपसे मांगते हैं कि यस आई एम एग्री विद दिस, है ना। तो जब 150 पेज का जो एडवर्टाइज उसमें टर्म एंड कंडीशन रहता है जिसको हम और आप नहीं पढ़ेंगे, तो अगर उसको नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप उसको पढ़ोगे तो वो उसमें से सारा कुछ ही मांग लिया होता है। अगर आप लीगली कभी फंसते हो ना, तब उसको पढ़ना वो कंपनी कहेगी आपने हमारा रूल रेगुलेशन नहीं पढ़ा। तो इसलिए किसी भी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर के अगर टर्म कंडीशन को आप एग्री करते हो तो वहां लिखा रहता है कि आपके डेटा को हम किसी भी और काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और तब आप खुद ही कंसेंट देते हो। कोर्ट में अगर गलती से पहुंच भी गए तो कंपनी आपको आप ही के एग्रीमेंट को दिखा करके और आपको उस केस में बाहर कर देती है। तो ये सारी चीजें देखनी होती है।
डिजिटल मार्केटिंग के टाइम जब आप डिजाइन करते हो अपने लिए कोई बिजनेस उस टाइम पे, और एज ए कंज्यूमर भी आपको ये सारी चीजें अवेयरनेस होनी चाहिए। देन एडवांस टारगेटिंग। एडवांस टारगेटिंग का मतलब क्या हुआ ये समझना है। जैसे आपका बर्थडे आने वाला है, ठीक है, तो आपको टारगेट किया जाए 8 दिन 10 दिन पहले से कि आपका बर्थडे आने वाला है, आप आइए और हमारे यहाँ डिनर कीजिए, दोस्तों को लेकर के आइए। या फिर कंपनी अगर अपैरल की कंपनी है तो वो कहेगी कि भाई बर्थडे आने वाला है तो न्यू क्लॉथिंग्स खरीदिए, ठीक है। या कोई अपने बर्थडे पे आप नया अपार्टमेंट ले लीजिए, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। अब सिंपल सा, जिसके पास पैसा नहीं, अगर हम उसको कहें कि नहीं आपका बर्थडे आने वाला है और अपार्टमेंट ले लीजिए, आपकी एनिवर्सरी आने वाली है अपार्टमेंट ले लीजिए, तो भाई उसका पैसा ही नहीं है ना उसके पास, तो वो अगर हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो बेकार जाएगा। मीन्स कि अगर एडवर्टाइजमेंट हम ऐसे पर्सन को करें तो पैसा बर्बाद है। इसलिए जनरली देखा होगा आपने कि आपको रोलेक्स की घड़ियों की एडवर्टाइजमेंट जनरली नहीं आती है, ठीक है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि आपके परचेजिंग पावर को आपके इंटरनेट एक्टिविटी से कंपनी ऑलरेडी समझ रही है। लेकिन जिस दिन आप एक कोई हिम्मत करके और एक रोलेक्स की घड़ी ले लीजिए, या कोई भी, जैसे जो पर्सन आईफोन एक बार परचेज कर लेता है तो उसको फिर आईफोन में अलग अलग एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है। क्यों? क्योंकि कंपनी को पता है कि अगर इस कंज्यूमर को, इस कस्टमर को हम टारगेट करते हैं तो ये क्या करेगा, ये परचेज करेगा। तो इसीलिए ये देखा जाता है। और आपकी पेइंग कैपेसिटी कहाँ से देखी जाती है? तो इंटरनेट एक्टिविटी पे जब आप महंगे महंगे प्रोडक्ट को सर्च करते हो तो फिर वहां से कंपनी पता कर लेती है कि ये महंगे प्रोडक्ट को खरीद रहा है तो इसकी कैपेसिटी जरूर है। दूसरी बात, जब आप फाइनल परचेज कोई प्रोडक्ट कर लेते हो तो मान लीजिए आप 50,000 का कोई छोटा सा प्रोडक्ट, सपोज दैट आप ईयरफोन या हेडफोन ही है, तो 50,000 का कोई परचेज बता देता है, ठीक है, कि भाई ये जो कस्टमर है इसके जेब में बहुत पैसा है और इसको आप टारगेट करिए। या फिर वो कंपनी गूगल से कहती है कि हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है सिर्फ उसी पर्सन को दिखाइए जिसकी पेइंग कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो वो वहां से गूगल फिर इस बात के, गूगल दो मोड पे काम करता है। या तो गूगल को दे दिया जाए कि भाई कि डियर गूगल, आप हम आपको पैसा दे रहे हैं और आप यहां से क्या करें कि हमारा एडवर्टाइजमेंट हमारे जिन जिन लोगों को हम भेजना चाहते हैं तो उनको भेजें। तो अब हमें गूगल को पे करना होता है। और ये दूसरी बात, या तो हम गूगल के डेटा पे काम करते हैं, गूगल से डेटा ले लेते हैं कि भाई गूगल हमें ये डेटा दे दो कि जो जो कंज्यूमर है वो ज्यादा पेइंग कैपेसिटी वाला है उसको दे दो। तो यहां से गूगल इनका डेटा शेयर कर देता है और दोनों केस में बिजनेस चलता रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि गूगल से को बहुत ज्यादा पैसा ना दें तो आपको क्या करना होता है, गूगल पे वैल्यू क्रिएट करनी होती है या अपना मीडियम क्रिएट करना होता है। और वो कैसे करोगे? तो गूगल के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके और यहाँ कंटेंट बनाते रहते हो, ठीक है। चाहे आप यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, बाकी चीजें। तो इसमें क्या होता है कि गूगल भी बेनिफिट में रहता है कि उसको आपके कंटेंट के थ्रू ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मिलते हैं जिनको वो बाकी जगह भी ड्राइव करता है। और आप उससे जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, उससे अपना बेनिफिट भी उठा लेते हो। तो इसी वजह से आपको लगता है कि नहीं हमारा तो सर्विस, हमें तो गूगल फ्री सर्विस दे रहा है, लेकिन गूगल ये सारे कंटेंट उठा करके और बाकी जगह और लोगों को सेल कर रहा है और काम इससे करता है। तो गूगल भी बेनिफिट में है, आप भी बेनिफिट में हो, और कंज्यूमर जो है वो ऐसा फील करता है कि वो भी बेनिफिट में हो। तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग जो है वो विन विन सिचुएशन में हमेशा ही रहता है। और एडवांस टारगेटिंग के लिए बिग डेटा और डेटा एनालिसिस रखे जाते हैं कंपनियों में। देन ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल मार्केट।
आज की डेट में क्या है, कंज्यूमर ज्यादा एम्पावर हुआ है। कैसे एम्पावर हुआ है, तो कंज्यूमर के पास वो सारी एबिलिटी है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको किंग माना जा सकता है। मान लीजिए आप ऑनलाइन आप अवेलेबल हैं, सपोज है फ्लिपकार्ट ने किसी को धोखा दिया, तो क्या करेगा कंज्यूमर, फ्लिपकार्ट को 500 गालियां अपने सोशल मीडिया पे दे देगा, अपने दोस्तों में दे देगा, इसका रिव्यू खराब कर देगा, और ये जो फ्लिपकार्ट जैसे बड़ी से बड़ी कंपनी है, उसका कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट सिर्फ एक कंज्यूमर की वजह से नहीं बिकेगा। लेकिन ट्रेडिशनल में ऐसा जनरली नहीं होता। ट्रेडिशनल में क्या है कि आप सपोज दैट किसी दुकान पे गए और वहां कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा, ठीक है, सपोज दैट आपने फ्रिज खरीदा, फ्रिज 2 दिन बाद खराब हो गया, तो अब आप फ्रिज लेकर के अगर वहां पे जाते हैं, ये तब की बात कर रहा हूँ, आज की डेट में नहीं। आज की डेट में तो आप दुकान पे जाइए और दुकानदार अगर कुछ लड़ रहा है तो आप गाली गलौज करके वीडियो बना लेते हैं या कुछ उल्टा सीधा कर लेते हैं, तो इस दुकानदार का बहुत कुछ खराब हो जाता है। लेकिन इमेजिन करिए जब फोन नहीं था, ट्रेडिशनल ही चल रहा था, आपका फ्रिज खराब हो गया या नकली फ्रिज दे दिया, अब आप दुकानदार के पास गए, दुकानदार से उल्टा सीधा बोले, गाली गलौज हुआ, झगड़ा हुआ या कुछ भी हुआ, तो अब क्या है, कितने लोग इफेक्ट होंगे? जब जो दुकान पे उस टाइम पे अवेलेबल होगा वही इफेक्टेड होगा, ठीक है। और नहीं तो अगर बहुत बवाल हुआ तो अखबार वाले थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देंगे। लेकिन आज की डेट में ट्रेडिशनल मार्केटिंग की वजह से क्या हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग की वजह से कंज्यूमर इतना एम्पावर हुआ है कि वो ऑफलाइन मार्केट को भी इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, और ऑनलाइन मार्केट को भी इन्फ्लुएंस उसको तो करता ही करता है। जैसे अभी बीच में शायद वो बाबा का ढाबा कुछ इस टाइप का चल रहा था ना, पिछले 1-2 साल में सुना होगा। तो क्या था, कुछ भी नहीं था, एक छोटी सी दुकान है और एक ही पर्सन जाके एक वीडियो बनाता है जिसमें कुछ नहीं लगना है, एक मोबाइल लगा, एक माइक लगा और उससे वीडियो बनाया या कैमरा जोड़ मान लीजिए, और लेकिन ये ज्यादा प्रॉफिट में। फिर जब नुकसान इसका करना था तो फिर वो जो पर्सन वीडियो बनाया उसको इन्होंने गाली दिया और फिर उसने दोबारा दूसरा वीडियो बना दिया और वहां से खेल खत्म। तो क्या है कि कस्टमर आज की डेट में ज्यादा एम्पावर्ड है डिजिटल सिस्टम हो जाने की वजह से, ठीक है, ऑफलाइन बिजनेस में भी और ऑनलाइन बिजनेस में भी, ठीक है। पहले क्या था कि टेलीविजन वगैरह में हम लोग देखते थे कि टीवी पे कोई ऐड आ रहा है तो टीवी ने ऐड आपको दिखा दिया, आप इफेक्टेड हैं नॉन इफेक्टेड हैं इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था, है ना। लेकिन आज की डेट में आपको एक ही चीज पता लगता है कि कौन सा कस्टमर आपके प्रति निगेटिव लिखता है, कौन सा कस्टमर पॉजिटिव लिखता है, ठीक है। तो कंज्यूमर के हाथ में बॉल है इस टाइम पे। मैट्रिक्स आर मोर एक्यूरेट, डेफिनेट सी बात है, इसको समझना है बहुत अलग टाइप से। जैसे मान लीजिए कि कौन पर्सन क्या परचेज कर रहा है, कहां से परचेज कर रहा है, कहां हमारा सामान बिकेगा, कहां नहीं बिकेगा, ठीक है। ये सारा कुछ ट्रैक करना आज की डेट में आसान हो गया। डेमोग्राफिक जो है हमारा, वो हम उसका पता कर सकते हैं कि मान लीजिए हमने एक प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट को हम मार्केट में डाले, सपोज दैट मैं सिर्फ गाजियाबाद की ही बात करता हूं, हम एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं, गूगल एड और फेसबुक और बाकी चीजों पे एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं। अब गाजियाबाद में वो क्रॉसिंग रिपब्लिक में ज्यादा बिक रहा है, लाल कुआं में ज्यादा बिक रहा है, या फिर राजनगर एक्सटेंशन में ज्यादा बिक रहा है, या वसुंधरा में बिक रहा है, तो यहां से हम पार्टिकुलरली पहले पता कर सकते हैं, और पता करने के बाद अगर लाल कुआं में नहीं बिक रहा कोई प्रोडक्ट तो हम वहां एडवर्टाइजमेंट चलाना बंद कर देंगे और हम सिर्फ किसी पार्टिकुलर उस लोकेशन को टारगेट करेंगे जहां पे हम एडवर्टाइजमेंट चलाएं तो हमें बेनिफिट मिले, है ना। तो यहां से क्या है कि हम ज्यादा स्पेसिफिक हो सकते हैं कि हमारा जो सेल है वो कहाँ हो रहा है, कंज्यूमर हमारे प्रति कितना इंक्लाइंड है, किस लेवल तक जा सकता है ना। तो ये सारा कुछ बहुत ही आसान तरीके से हम लोग हिट कर सकते हैं। और जब एडवर्टाइजमेंट मान लीजिए हमें लाल कुआं में नहीं चलाना है तो ये पैसा हमारा बचा ना, तो इस पैसे को हम दूसरी जगह एडवर्टाइज करें। लेकिन ट्रेडिशनल में ऐसा नहीं होता, ट्रेडिशनल में आपको पता नहीं होता कि टाइम्स ऑफ इंडिया कहाँ जाता है, ठीक है,
क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया तो भाई एक जगह से निकला प्रिंट हो करके, फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने उसको छापा, या मान लिया अमर उजाला ही है, दैनिक जागरण ही है, तो ये अलग अलग लोकेशन पे जा रहे हैं लेकिन अब इस अलग अलग लोकेशन को ट्रैक करना पॉसिबल नहीं है ना, कि ये कहाँ का पर्सन आपकी एडवर्टाइजमेंट से खरीद रहा है या फिर खुद जाकर के खरीद रहा है ना। पार्टिकुलरली अगर आप सिर्फ शॉप का डेटा फिर जुटाएं तो वहां से पता कर सकते हैं कि हाँ हमने इस लोकेशन पे एडवर्टाइजमेंट दिया तो यहाँ के शॉप पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट लोगों ने खरीदा, है ना। क्यों खरीदा ये पता करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। एक कोचिंग का एग्जांपल ले लें, आपने कोचिंग शुरू किया, कोचिंग में कौन आपकी क्वालिटी देख करके आया और कौन एडवर्टाइजमेंट देख करके आया, ये पता करना तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक प्रॉपर फीडबैक ना मिले। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन यही एडवर्टाइजमेंट अगर हम ऑनलाइन या डिजिटल तरीके से करें तो आप को ये पता लग जाएगा कि वो पर्सन किस वजह से खरीदा। दूसरी बात, वीडियो देख करके कितने लोग आए, इंफोग्राफिक्स देख के कितने लोग आए, टेक्स्ट जो आपने डाला था वेबसाइट पे उसको देख के कितने लोग आए, है ना। तो इससे क्या होगा, आप ये पता कर पाओगे कि जो किधर हमें ज्यादा पैसा लगाना है। अगर वीडियो देख के ज्यादा लोग आ रहे हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाना चाहिए। अगर कंटेंट देख के लोग आ रहे हैं तो हमें से ज्यादा कंटेंट देख के पे जाना है। सेम विद डिफरेंट मीडियम, मान लीजिए कि सोशल मीडिया, गूगल एड या फिर आपका पार्टिकुलर ब्लॉग, तीन अगर मैं मीडियम मानता हूं तो आपको यहां से भी ये ट्रैक करने में आसानी होती है कि कौन पर्सन सोशल मीडिया देख करके बिजनेस की तरफ आपके आया, कौन पर्सन गूगल एड चलाने की वजह से आया, और कौन ऐसा पर्सन है जो ब्लॉग या फिर एसईओ वगैरह के थ्रू आप तक रीच करता है। तो फिर आप इसमें से ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन से एडवर्टाइजमेंट को लेके आगे बढ़ना है और कौन से एडवर्टाइजमेंट को हमें छोड़ देना है। डेमोग्राफिक्स आर डिफरेंट। यहाँ दो तीन बातें, डेमोग्राफी और जियोग्राफी में थोड़ा सा अंतर है। जियोग्राफी क्या है कि आप पार्टिकुलर किसी ग्लोब में कोई भी लोकेशन है इसको देख करके कौन पर्सन कहाँ बैठा है, ये जियोग्राफी हो गई। लेकिन डेमोग्राफी रेफर करता है उन सारी चीजों का जो आपका पर्सन से रिलेटेड है। लाइक उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, वो कहाँ पे है, कौन सा डिवाइस यूज कर रहा है, ये सारी चीजें मिलके और डेमोग्राफी बनाती हैं। तो आप कोई भी अगर अपना मीडियम क्रिएट कर या कोई भी चैनल क्रिएट करते हो तो वहां से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन पर्सन आपके परचेज को किस लेवल पे लेके जा रहा है, कौन खरीद रहा है, कौन नहीं खरीद रहा है, किसको टारगेट करना है, किसको नहीं करना है ना। मान लीजिए कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ, सपोज दैट, तो एक वीडियो बनाता हूं और उसको देखने वाले, या मेरे मान लीजिए एक चैनल क्रिएट करता हूं और उसको देखने वाले 20 से 22 के या 20 से 25 के लोग हैं, ठीक है, या फिर कुछ गर्ल्स हैं तो वही इसको देख रही हैं। तो फिर मैं फोकस करूंगा कि और लोग कैसे देखें इसको, है ना। या फिर सपोज दैट हम कोई जिम वियर ही बना रहे हैं, तो जिम वियर बना रहे हैं तो उसका एडवर्टाइजमेंट हम जो करेंगे तो 60, 65, 70 साल वालों को अगर कर रहे हो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उन लोगों को टारगेट करें कि जिनकी एज हमारे या फिर जो रेगुलर जिम वगैरह जा रहे हैं, और उनको टारगेट करना है। तो इनको टारगेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका डेटा लेते हैं। कहां से ले सकते हैं, जो वेरिएबल्स ये कैरी करते हैं वहां से लेके और इनको टारगेट करके और काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस डेमोग्राफी में क्या किया जाए, तो उनका एज और बाकी उनका इंटरेस्ट क्या है और ये सारी चीजें। दूसरी बात, यहां बैठे बैठे आप अमेरिका में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, या फिर अगर एज ए कस्टमर देखोगे तो आप इंटरनेशनल ब्रांड्स भी यहां बैठे बैठे आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, आप उसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट आया है डिजिटल मार्केटिंग की वजह से। आज की डेट में जो गांव में लोग बैठे हैं वो भी एडिडास प्रोडक्ट वगैरह खरीद लेते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पहले नहीं खरीदते थे, लेकिन पहले लोगों को परचेज करने के लिए प्रॉपर वे में किसी बड़े शोरूम में किसी बड़े शहर में जाना पड़ता था। लेकिन आज की डेट में फ्लिपकार्ट और अमेजन की वजह से आप घर में बैठे बैठे
है ना, और वहां से वो प्रोडक्ट्स को परचेज कर लेते हो। ठीक है, तो ये चेंजेस आए हुए हैं डिजिटल मार्केटिंग की वजह से। ठीक है, देन अब सब कुछ जब देख लेते हैं तो बात आती है कि क्या सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में ही जाना ठीक रहेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्लेंडेड मार्केटिंग चले अगर हम करें तो ज्यादा बढ़िया रहे। ब्लेंडेड का मतलब सब कुछ हमने मिक्स कर दिया, है ना, कि पार्टिकुलर कोई एक मीडियम लेकर के नहीं चलना है और कोई एक मेथड नहीं, ट्रेडिशनल मेथड को भी लेके चलना है। ठीक है, जैसे कितना भी सिस्टम बना लिया हमने, लेकिन रोबोट तो लेके अभी डिलीवर नहीं कर रहा है ना प्रोडक्ट। तो रोबोट नहीं डिलीवर कर रहा है, एक पर्सन ही तो लेके आ रहा है। ठीक है, या इंटरेक्शन करने जब हम कहीं जा रहे हैं तो वहां पे एक पर्सन आके आपको कई बार प्रोडक्ट के बारे में बताता है। तो अगर मान लीजिए कि मेरी एक कंपनी है, सपोज दैट XYZ इलेक्ट्रिक, है ना, अब मैं क्या करता हूं कि कोई होम अप्लायंस बना रहा हूं, तो अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग में भी हूं और ऑफलाइन मार्केटिंग में भी हूं, ट्रेडिशनल में भी, कि एक पर्सन घूम रहा है पार्टिकुलर, जैसे क्रॉसिंग की मैं बात करूं, मैं यहां से बैठा हूं और छोटा मेरा बजट है और मैं एक पर्सन रख दिया कि वो जाकर के क्रॉसिंग में हर पर्सन को इन पर्सन मिले, और मैं साथ में ही एडवर्टाइजमेंट भी चला रहा हूं। तो दोनों जो ब्लेंडेड हमारे मार्केटिंग होगा तो उसका बेनिफिट होगा कि लोग कहेंगे नहीं नहीं, ये तो एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन ही नहीं है, ये ऑफलाइन भी प्रोडक्ट भी लेकर के और हमें डेमो दिया था। तो जितना एफिशिएंटली हम ब्लेंडेड मार्केटिंग को, ब्लेंडेड सिस्टम को इस्तेमाल करेंगे, उतना ही बढ़िया हम लोग अपना सेल की जर्नी या एज ए बिजनेस उतना ही ग्रो कर पाएंगे।